सीएम योगी का 4 दिवसीय गोरखपुर दौरा। वृहद रोजगार मेला के तहत करेंगे 500 करोड़ का ऋण वितरण। अभ्यर्थियों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। सोनभद्र में करोड़ों की शराब पर चला बुलडोजर। 2 करोड़ 46 लाख रुपए की शराब की गई नष्ट। कोर्ट के आदेश पर लिया गया एक्शन। कानपुर में पेंट की फैक्ट्री में लगी आग। आग से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। दमकल विभाग मौके पर पहुंचा। शारदीय नवरात्र का 8वां दिन आज का दिन माता महागौरी को समर्पित। रुदौली के कामाख्या मंदिर में भक्तों का सैलाब। नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हापुड़ से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर विधायक हरेंद्र तेवतिया ने लगाई है फटकार। आपको बता दें, विधायक ने पहुंचकर एई-जेई को जमकर क्लास ली। 30 लाख से हो रहा है घटिया सड़क का निर्माण। सड़क निर्माण की गुणवत्ता खराब होने पर उन्होंने फटकार लगाई। रामपुर न्यामतपुर मार्ग का किया गया निर्माण। आपको बता दें, हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में चल रहा है विकास कार्य और विकास कार्य में लापरवाही से नाराज होकर विधायक ने एई और जेई को फटकार लगाई। 30 लाख से हो रहा है घटिया सड़क का निर्माण। सड़क निर्माण की गुणवत्ता खराब होने पर उन्होंने फटकार लगाई। रामपुर न्यामतपुर मार्ग पर किया जा रहा है निर्माण। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, विधायक हरेंद्र तेवतिया ने अधिकारियों को, कर्मचारियों को फटकार लगाई। सड़क का निर्माण किया जा रहा है, उसमें लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है। आपको बता दूं कि हापुड़ का ये मामला है कि जहाँ पे सड़क निर्माण में जो है काफी घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है। इसमें साफ तौर पे इसका निर्माण कार्य जो है 30 लाख रुपए की लागत से कराया गया है और इसमें विधायक जो है हरेंद्र तेवतिया जो मौके पर पहुंच करके जो है अधिकारियों को फटकार भी लगाते हैं कि गुणवत्ता को लेकर के जो है उन्होंने काफी फटकार भी लगाई है और जिसका वीडियो भी जो है वायरल भी हो रहा है। तो इस मामले को लेकर के संज्ञान लिया है और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी यहाँ पे निर्देशित किया है। बिल्कुल विनय, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। रुख करते हैं आगरा से अगली बड़ी खबर का, जहां पर 510 पेंशनर्स की संपत्ति होगी जब्त। आपको बता दें, नोटिस के बाद संपत्ति जब्त करेगा कोषागार विभाग। कोषागार विभाग को गुमराह कर ले गए थे पेंशनर्स। मृतक पेंशनर्स के खातों से धनराशि होगी वसूल। आपको बता दें, खातों से नहीं हो पाई वसूली तो होगी संपत्ति जब्त। फर्जी पेंशन लेने वालों की संख्या 510 है। साल में एक बार जीवित प्रमाण पत्र देने का नियम है। मृत्यु के बाद नहीं दी थी स्वजनों ने विभाग को सूचना, जिसके बाद लगातार मृत्यु होने के बाद भी उनके परिजन लगातार पेंशन का लाभ उठा रहे थे। 11 महीने तक पेंशन की रकम होती रही खातों में ट्रांसफर। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विनय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, जिस तरह से हम जानते हैं, जिस तरह से नियम है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति की जो पेंशन है वो बंद कर दी जाती है, लेकिन परिजन इसकी सूचना कहीं ना कहीं जब प्रशासन तक नहीं पहुंचाते तो पेंशन का सिलसिला लगातार जारी रहता है, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे आगरा में बड़ा फर्जीवाड़ा जो है पेंशनरों को देखने को मिला है। यहाँ पे 510 ऐसे पेंशनर थे जिनकी जो है मृत्यु भी हो चुकी थी, लेकिन उनके परिजनों ने जो है मृत्यु की सूचना नहीं दी, जिसकी वजह से जो है पेंशन जो है उनके खाते में लगातार 11 महीने तक की आती रही। और इस मामले का जब खुलासा हुआ है तो इसमें जो है लाखों रुपए का घोटाला जो सामने आया है और इसमें जो प्रशासन ने जो है जो मृतक के परिजन हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करने की बात कही है। अगर जो परिजन उस पैसे को जमा नहीं कर पाते तो इसकी रिकवरी के सापेक्ष में जो है उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त करने के लिए जो है आदेश किया गया है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी लापरवाही जो है वो आगरा के जो कोषागार विभाग है वहाँ के अधिकारी और कर्मचारियों की पाई गई है। इसमें अभी भी जांच चल रही कि इनमें जो लापरवाह अधिकारी भी हैं उनके खिलाफ भी यहाँ पे कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। विनय, जिस तरह से आपने बताया कि जो रकम ट्रांसफर कर दी गई है उसको वसूला जाएगा और रकम ना मिलने पर जो है उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी, लेकिन क्या किसी प्रकार की सजा का भी प्रावधान है कि इस तरह से कार्य करने पर उन पर सजा का जो है की जाए उन पर? इसमें जो सजा हो गई वो 420 का मुकदमा इसमें दर्ज कराया जाएगा और 420 का मुकदमा दर्ज होने पे जो है इसमें लगभग 5 से 7 साल के बीच में सजा भी होती है। तो इसके मद्देनजर जो है इन लोगों के खिलाफ
कार्रवाई भी होगी और जो प्रॉपर्टी है जो उनसे जो है रिकवरी का भी कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी। जी बिल्कुल विनय, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। रुख करते हैं मुरादाबाद का, जहां पर संपत्ति विवाद में डबल मर्डर का मामला सामने आया है। आपको बता दें, चाचा ने किया है भतीजे और उसकी पत्नी का मर्डर। पति पत्नी की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद आरोपी पहुंचा था थाना भगतपुर। पुलिस के सामने आरोपी ने सरेंडर भी कर दिया। डीआईजी एसएसपी मौके पर पहुंचे। भगतपुर इलाके के परशुपुरा गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विनय मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, मुरादाबाद में जो डबल मर्डर का मामला सामने आया है, चाचा ने भतीजे और भतीजे की पत्नी का मर्डर कर दिया। बिल्कुल, आपको यहाँ बता दूं कि मुरादाबाद के जो है भगतपुर इलाके का मामला है, जहाँ पे संपत्ति को विवाद को लेकर के काफी दिनों से विवाद चल रहा था और इसी को लेकर के जो है आज यहाँ पे चाचा ने भतीजे और उसकी पत्नी का मर्डर कर दिया है। तो यहाँ पे चाकू से गला रेत कर हत्या की, उसके बाद वो स्वयं जो है थाने पे पहुंच करके जो है अपने को सरेंडर भी किया है। और मौके की सूचना पे जो है डीआईजी है, एसएसपी है, ये सब मौके पे पहुंचकर मौका मुआयना भी कर रहे हैं। और जो संपत्ति का विवाद था तो उसको लेकर के भी यहाँ पे जांच हो रही है कि आखिर ये संपत्ति का विवाद चल रहा था वो राजस्व विभाग से संबंधित था। तो इसमें अगर लापरवाही राजस्व विभाग के अधिकारियों की पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिया है कि जो भी राजस्व से संबंधित शिकायतें हैं या जो कोई भी इस तरीके के मामले हैं तो उसका त्वरित निस्तारण किया जाए। अगर निस्तारण में लापरवाही पाई जाएगी तो उन अधिकारियों के खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई होगी। तो इन सभी मामलों को लेकर के है डीआईजी, एसएसपी और डीएम जो है मामले की जांच कर रहे हैं कि इसमें लापरवाही किसकी पाई गई है, जिसके कारण जो है ये डबल मर्डर का केस सामने आया है। जी बिल्कुल विनय, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। रुख करते हैं लखनऊ से बड़ी खबर का, जहां पर समाजवादी पार्टी कार्यालय में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। कांग्रेस से तल्खी के बाद सपा कार्यालय में अहम बैठक की गई। आपको बता दें, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बैठक में मौजूद रहे। जिलेवार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कर रहे हैं बैठक। 230 विधानसभा के प्रत्याशियों के साथ जिलेवार बैठक का आयोजन किया गया। रीवा, छतरपुर समेत कई जिलों की बैठक संपन्न हुई। उत्तर प्रदेश से सटे जिलों पर बैठक में ज्यादा फोकस किया गया। अखिलेश यादव ने मजबूती से चुनाव लड़ने का लेकर लगातार कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। अखिलेश यादव ने बेहद मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की बात कही। तो समाजवादी पार्टी लगातार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय नजर आ रही है। कहीं ना कहीं उसका गठबंधन कांग्रेस से होने वाला था, लेकिन दोनों के बीच में विवाद हो गया, जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी खुद चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और 230 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आशिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिफ, समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे उसका और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होगा, लेकिन नहीं हुआ। अब उसके बाद समाजवादी पार्टी एक अलग रणनीति के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को ही नहीं बल्कि सभी पार्टियों को चैलेंज करती नजर आएगी। जी बिल्कुल, बता दूं कि एमपी चुनाव को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव एमपी का कई दौरा भी कर चुके हैं, लेकिन बात जो है जब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी, तब कांग्रेस और अखिलेश यादव के बीच टकरार शुरू हो गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जब यह बयान दिया कि अखिलेश यादव का एमपी में कोई जनाधार नहीं है, तो इसके बाद अखिलेश यादव पूरी तरह से बौखला गए और पूरी तरह से गठबंधन जो था, इंडिया गठबंधन जो था, उससे काफी अलग थलग अखिलेश यादव दिखाई देने लगे। और कांग्रेस और अब इधर बीच अभी ताजा खबर आ रही है कि कांग्रेस ने एक्शन ले लिया। इसके बाद समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें उन्होंने 33 प्रत्याशी घोषित किया था। तो उसके बाद चुनाव को लेकर आज जो बैठक चल रही है एमपी के संभावित प्रत्याशियों से अखिलेश यादव की, तो उसमें क्या माना जा रहा है कि जो पहले तेवर था अब अखिलेश यादव के तेवर नन पड़ गए हैं। अखिलेश यादव फुट पर आ गए हैं और यह माना जा रहा है कि इसमें अखिलेश यादव बड़ा ही
फैसला लेंगे। सूत्रों का कहना है कि अखिलेश यादव जो प्रत्याशी घोषित किए थे उनको बैठा भी सकते हैं। फिलहाल कांग्रेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर बयानबाजी न करने के निर्देश भी कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव ने दे दिया है, लेकिन जो इसके बाद जो तस्वीर है अभी फिलहाल कोई आधिकारिक और कांग्रेस की तरफ से कोई या गठबंधन की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि 37 में से 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव भी लड़ा सकती है। जी बिल्कुल आशिफ, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। रुख करते हैं लखनऊ से आ रही खबर का, जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में एक बार फिर सहमति बनने के कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बताते हैं सपा और कांग्रेस के बीच सीज फायर लगातार जारी है। खड़गे की पहल पर कांग्रेस सपा में सीज फायर किया जा रहा है। दोनों दलों के नेताओं को झगड़े से रोका गया है। दोनों दलों के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेंगे। अखिलेश और राहुल दिल्ली में जल्द मिलेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन की दोनों ही दल लगातार हिस्सा हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में दोनों साथ मिलकर एक गठबंधन के रूप में लोकसभा चुनाव को फेस करते नजर आएंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आशिफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशिफ, दोनों ही दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिस तरह से इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और उसी तरह से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कोशिश करती नजर आ रही थी कि विधानसभा चुनाव भी लड़ा जाएगा, लेकिन वो नहीं किया गया और उसके बाद से दोनों ही दल लगातार एक दूसरे पर बयानबाजी करते नजर आ रहे थे। लेकिन वरिष्ठ नेताओं ने कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाने की कोशिश की है कि दोनों ही नेता बयानबाजी नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, बता दूं कि बीजेपी को हराने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने इंडिया गठबंधन तैयार किया था, जिसमें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी थे। लेकिन एमपी के विधानसभा चुनाव में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने 37 प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार दिया। तो इसके बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच काफी तल्ख रिश्ते हो गए थे और कहा जा रहा था कि गठबंधन जो है वो टूटने के साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं। और कांग्रेस भी लगातार जोर देकर यह कह रही थी कि लोकसभा 2024 को लेकर गठबंधन बना हुआ है, न कि 2023 के एमपी चुनाव को लेकर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो रिश्ते थे काफी तल्ख होते नजर आ रहे थे और एक माहौल दोनों के बीच बन रहा था। तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस और सपा के जो नेता है उनको यह लगने लगा कि कहीं ना कहीं जो है इसका फायदा। जी बिल्कुल आशिफ, तो माना जाए कि दोनों ही पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता हैं वो सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में दोनों ही दल मिलकर लोकसभा चुनाव साथ लड़ सकें। धन्यवाद आशिफ हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे, रुख करते हैं लखनऊ का, जहां पर एलटीए ने अवैध बिल्डिंगों को सीज कर दिया है। आपको बता दें कार्रवाई के बाद शिकायतकर्ता को मिली है धमकी। शिकायत के बाद पुलिस बल हुआ है सक्रिय। गोमती व्यू रेसिडेंस वेलफेयर सोसाइटी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एलडीए ने अवैध बिल्डिंगों को सीज करने की कार्रवाई की है और कार्रवाई के बाद शिकायतकर्ता को धमकियां भी मिलना शुरू हो गई हैं। शिकायत के बाद पुलिस बल भी सक्रिय हो गया है। शिकायतकर्ता ने मामले की शिकायत की थी, जिसके बाद एलडीए ने अवैध बिल्डिंगों को सीज किया, जिससे नाराज होकर शिकायतकर्ता को धमकी मिलना शुरू हो गई। शिकायत के बाद पुलिस बल भी सक्रिय हो गया। एलडीए द्वारा कुछ अवैध बिल्डिंगों को सील किया गया है, जिसमें गुंडा माफिया प्रवृत्ति के लोग जो है दलाल प्रवृत्ति के लोग रहते थे और जब से ये सीलिंग हुई है तब से लगातार जो है परिसर में धमकियां मिल रही हैं। खुलेआम बाहरी लोगों को बुला करके गुंडों को जो है माफियाओं को हम लोग धमकाया जा रहा है कि आपने हमारी सीलिंग कराई है, हम बिना जान से मार दिए नहीं मानेंगे। इसकी शिकायत हमने कमिश्नरेट से लेकर के सारे पदाधिकारियों को आज हमने पत्र भेजा है और इसके बारे में लिखित सूचना भी दी है और ऑलरेडी संज्ञान में है, क्योंकि कई बार ये मामला थाने तक गया है, जाता है और कहीं ना कहीं दबाव बना करके चीज़ों को किया जा रहा है। और हम लोग बहुत सारे पदाधिकारी, पूरी सोसाइटी के लोग बहुत परेशान हैं कि हम लोग जहां पे अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे इस तरह की धमकियां और जान से मारने की कोशिश की जा रही है। खबर गोरखपुर से है, जहां पर आज 4 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। आपको बता दें मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय जाएंगे। वृहद रोजगार मेले के तहत ऋण वितरण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। लाभार्थियों को 500 करोड़ का ऋण वितरण करेंगे। आपको बता दें अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे सीएम योगी और साथ ही साथ गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ नवमी के दिन कन्या पूजन भी करेंगे सीएम।
विजयदशमी के दिन होगा भव्य आयोजन। सीएम गोरखपुर पीठाधीश्वर के रूप में रथ पर होंगे सवार। रामलीला मैदान में श्री राम माता सीता की करेंगे आरती। इसके साथ गोरखनाथ मंदिर में ही करेंगे रात्रि विश्राम। आज से 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय जाएंगे। वृहद रोजगार मेला के तहत ऋण वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। बढ़ते हैं खबरों में आगे। सीएम योगी ने लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। कौशल विकास योजना के अंतर्गत ये नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोगों के जनधन के तहत खाते खोले गए हैं। विश्वकर्मा योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही सीएम योगी ने कई बातें कही। नवरात्रि की अष्टमी तिथि है और महाअष्टमी की तिथि में महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर 40,000 युवा मिशन रोजगार के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करेंगे और लगभग 600 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण भी प्राप्त करेंगे। इसके लिए मैं आप सभी युवा साथियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सबका हमेशा से एक उद्घोष रहा है कि हर हाथ को काम, हर हाथ को रोजगार। हर हाथ को काम मिले, हर खेत को पानी मिले। यह भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही सोचती थी। जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने यह नारा दिया था, तब लोगों को लगता था कि क्या यह संभव है, लेकिन वह प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद उसको हकीकत में बदलने का कार्य किया है। अनेक ऐसी योजनाएं, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए सबसे पहले जनधन अकाउंट, हर हाथ में स्मार्टफोन आ गया। डीबीटी के माध्यम से धनराशि का हस्तांतरण प्रारंभ हो गया। डिजिटल इंडिया के माध्यम से हर एक गांव को, हर एक व्यक्ति को डिजिटली सक्षम बनाया गया। इससे रोजगार के सृजन हुए। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, पीएम मुद्रा योजना। रुख करते हैं देवरिया से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर सरयू नदी में 6 युवकों के डूबने का मामला सामने आया है, जिनमें से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 5 को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बरहज थाना के थाना घाट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर 6 युवक पानी में डूब गए, जिनमें से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 5 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। देवरिया से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सरयू नदी में बड़ा हादसा हो गया। पानी में नहाने गए 6 युवक डूब गए, जिनमें से एक की मौत हो गई, जबकि 5 को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, सरयू नदी में 6 युवकों के डूबने का मामला सामने आया, एक की मौत हो गई, जबकि 5 सुरक्षित बाहर निकाले गए। बिल्कुल, आपको यहाँ पे बता दूं कि सरयू नदी में देवरिया में जो है 6 दोस्त जो थे वो घूमने के लिए वहां पे गए थे। तो ये 2 युवक जो है नहा रहे थे, उसी दौरान वो डूबने लगे। तो उसी के बचाने के चक्कर में 6 युवक जो कूद जाते हैं, लेकिन उनमें से 5 लोगों को तो ग्रामीणों ने जो है सुरक्षित बचा लिया है, लेकिन एक की जो है डूबने से मौत हो गई है। और ये मामला जो है बरहज थाना क्षेत्र के थाना घाट का मामला है देवरिया का।
लेकिन यहाँ पे जो लापरवाही साफ तौर पर देखेंगे कि नदी में नहाने के लिए कूद जाते हैं, लेकिन उनको तैरने की नहीं आता है। इस वजह से ये वारदात की घटनाएं आए दिन देखने को यहाँ पे मिलती है। धन्यवाद विनय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे। इस दौरान विकास कार्यों से जुड़े सभी अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि अयोध्या के विकास के लिए 30,000 करोड़ से ज्यादा का बजट स्वीकृत किया गया है। ज्यादातर कार्य पूर्ण हो चुके हैं। हमारा प्रयास है कि ज्यादातर कार्य दीपोत्सव से पहले पूर्ण हो जाएं। देश और प्रदेश के लिए गौरवशाली क्षण आने वाला है। जनवरी 2024 में पीएम के मार्गदर्शन में रामलला को मंदिर में विराजित किया जाएगा। एक नई अयोध्या का, भव्य अयोध्या का दर्शन अयोध्या में देखने को मिलेगा। पुनः एक बार आने का अवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ पर चल रहे विकास के कार्यों की सघन समीक्षा हुई है। शासन से जुड़े हुए वरिष्ठ अधिकारीगण भी आए थे और जनपद अयोध्या में जो शासन के अधिकारी विभिन्न विभागों के हैं, उनके साथ भी यहाँ पर एक सघन बैठक हुई है। अयोध्या के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए डबल इंजन की सरकार 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोजेक्ट को अयोध्या के लिए सैंक्शन की है, जिनमें ज्यादातर परियोजनाओं में कार्य प्रारंभ हो चुका है और अब यह कंप्लीट होने की ओर अग्रसर है। हमारा प्रयास है कि दीपोत्सव के पहले ज्यादातर परियोजनाएं पूरी हो जाएं और ये अयोध्या के लिए, पूरे प्रदेश और देश के लिए एक गौरवशाली क्षण आने वाला है, जब जनवरी 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा 500 वर्षों के लंबे इंतजार को समाप्त करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को एक बार फिर से उनके भव्य मंदिर में विराजमान कराने का एक दिव्य आयोजन होगा। एक नई अयोध्या, एक भव्य अयोध्या का दर्शन देश और दुनिया को देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश को अपना पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय मिलने वाला है। शौर्य संग्रहालय इकाना क्रिकेट स्टेडियम के पास बनाया जाएगा। शौर्य संग्रहालय भारत की 5,000 सालों की शक्ति और सामर्थ्य को प्रतीक बनेगा, जिसे 23 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संग्रहालय का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। माना जा रहा है कि संग्रहालय लखनऊ में नए पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा। शिलान्यास कार्यक्रम में वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी शामिल हुए, जिनके मुताबिक संग्रहालय में रिटायर्ड युद्धपोत INS गोमती समेत अन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया जाएगा। आज लखनऊ के लिए और प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, जब हम यहां पर नौसेना शौर्य संग्रहालय की स्थापना की नींव इस नए उभरते हुए क्षेत्र में विकास की एक नई आभा को संजोए हुए इस CG सिटी में आदि गंगा के रूप में विख्यात गोमती नदी के इस तट पर कर रहे हैं। मैं इसके लिए वाइस एडमिरल श्री दिनेश त्रिपाठी जी को और उनकी पूरी टीम को इस पूरे सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।